हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट 3, जिसमें हम लोग थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड जो है उनके बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक जो है आपके हर तरह के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमारे शरीर में अंतःस्रावी तंत्र जो है उसमें थायराइड और पैराथायराइड की पोजीशन जो है, थायराइड ग्लैंड जो है वो हमारे गर्दन में श्वास नली जो होती है उसके दोनों ओर पाई जाती है और इसी से संलग्न रहती है पैराथायराइड ग्लैंड। तो इस लेक्चर में हम थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड जो है उनकी स्ट्रक्चर यानी संरचना और उनसे स्रावित होने वाले हार्मोन्स और उनके कार्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। थायराइड ग्लैंड जो है ये शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड और सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो है पीयूष ग्रंथि, जिसके बारे में हम हमारे फर्स्ट लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं। आप देख सकते हैं ये थायराइड ग्रंथि का डायग्राम है। ये हमारी श्वास नली है, इसके दोनों तरफ ये इस तरह से बटरफ्लाई शेप में जो है ये थायराइड ग्लैंड जो है वो व्यवस्थित है। तो थायराइड ग्लैंड जो होती है ये ग्रीवा क्षेत्र में श्वास नली के अधर तथा पार्श्व भाग में स्थित होती है। हमारी गर्दन में हमारी ट्रेकिया के दोनों ओर पाई जाती है। ये द्विपालित एच आकृति की, इंग्लिश के एच लेटर जो है उसकी तरह ये दिखाई देती है। अब इस ग्रंथि में दो भाग होते हैं, पुटकीय कोशिकाएं और स्ट्रोमा। अगर हम देखें तो इसका ये क्रॉस सेक्शन है। इसमें मैंने ये जो सर्कल वाली स्ट्रक्चर बना रखी है, इट इज़ कॉल्ड द फॉलिकल और पुटकीय कोशिकाएं, और उनके बीच में जो स्पेस है इट इज़ कॉल्ड स्ट्रोमा। और इस स्ट्रोमा में स्पेशल टाइप की सेल्स जो हैं प्रेजेंट होती है, इट इज़ नोन एज पैराफॉलिकल सेल्स। आपको दिख रही है पिंक कलर की छोटी कोशिकाएं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज सी सेल्स। तो ये पुटकीय कोशिकाएं तो बड़ी वाली है और पैरापुटकीय छोटी है। तो पैरापुटकीय कोशिका कहाँ प्रेजेंट है? स्ट्रोमा रीजन जो है उसमें प्रेजेंट है। अब पुटकीय कोशिकाओं की बात करें तो इनसे दो हार्मोन स्रावित होते हैं, T3 एंड T4। T3 का पूरा नाम है ट्राई आयोडोथायरोनिन और T4 का नाम है टेट्रा आयोडोथायरोनिन। T4 हार्मोन जो होता है उसको थायरॉक्सिन हार्मोन भी कहते हैं और T3 और T4 को कंबाइनली थायराइड हार्मोन कहा जाता है। अब हम बात करते हैं पैरापुटकीय कोशिकाएं। तो पैरापुटकीय कोशिकाएं जो है वो स्रावित करती है हार्मोन थायरोकैल्शिटोनिन, TCH। ये थायरोकैल्शिटोनिन जो होता है ये हमारे रक्त में कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल को जो होता है रेगुलेट करके रखता है, ताकि हमारे ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फोरस का लेवल जो है वो एक नियमित रहे। अब अगर हम देखें तो इस हार्मोन जो है इनके क्या कार्य हैं, तो ये हमारे ऑक्सीकारक उपापचय को बढ़ाकर कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाता है। ऑक्सीकारक उपापचय इसका मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर जो उपापचय क्रियाएं चलती रहती है तो उनमें ये क्या करता है, ये जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, उनको क्या करता है, उनका उपापचयन करता है। साथ ही उनका उपापचयन इट मीन्स कि उनको अपने सिंपल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसमें ब्रेक डाउन कर देता है। तो क्या होता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है और ज़रूरत पड़ने पर जब ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर बॉडी के अंदर बनते हैं तो इनको स्टोर करके भी रख लेता है। तो उपापचयन का मतलब यही होता है कि सरल से जटिल में बदलना और जटिल से सरल में बदलना। तो ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा जो है इनके उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म जो होता है उसमें हेल्प करता है। नेक्स्ट है ये लार्वा को वयस्क में परिवर्तित करता है। इट मीन्स ये मेटामॉर्फोसिस यानी कायांतरण में सहायक होता है। कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एग से सीधे ही एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं, यानी अंडे से सीधा ही क्या बनाते हैं, वयस्क में। और कुछ जो होते हैं उनमें एग के बाद में लार्वल स्टेज आती है और लार्वल से फिर क्या आता है, वो एडल्ट में चेंज होता है, वयस्क अवस्था में चेंज होता है। तो लार्वा से वयस्क में बदलना जो होता है वो हार्मोन जो होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है उसका मेन फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल मेंढक, जितने भी एम्फीबियास के मेंबर्स हैं उनमें क्या होता है, जिनमें भी लार्वल स्टेज होती है तो वो किस में कन्वर्ट होती है, एडल्ट में, और किसकी हेल्प से, थायरॉक्सिन। तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है ये लार्वा को वयस्क में परिवर्तित करता है। इट मीन्स ये कायांतरण में सहायक होता है। असमतापी जंतुओं में परासरण नियम, असमतापी जंतु जिनका टेम्परेचर जो होता है रेगुलेट नहीं होता, इट मीन्स स्पीसीज, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये कैसे होते हैं, असमतापी जो होते हैं। तो इनमें जो ऑस्मो रेगुलेशन का फंक्शन जो होता है वो कौन करता है, थायराइड हार्मोन करता है। अब अगर हम देखें तो थायराइड संबंधी रोग कौन कौन से होते हैं। अब इसके हाइपोसिक्रीशन मतलब कि कम अगर सिक्रीट होगा तो कौन कौन से रोग होंगे, तो अवटु वामनता, जड़ वामनता, जिसको हम बोलते हैं क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म जो होता है इसमें क्या होता है,
ये बाल्यावस्था मतलब कि जब हम छोटे होते हैं तो उस वक्त अगर हमारे बॉडी के अंदर थायरॉक्सिन की डेफिशिएंसी हो जाए, या प्रेग्नेंट वुमेन जो है गर्भावस्था के दौरान थायरॉक्सिन की कमी हो जाए, तो उस बच्चे पर क्या क्या इफेक्ट होंगे। तो वो मंदबुद्धि का हो जाएगा, हाथ और पैर जो होंगे वो बेडोल से लगेंगे, बॉडी जो होगी वो अनुपातहीन दिखेगी, और बेसिक मेटाबॉलिक रेट जो होती है, आधारी उपापचयी दर जो होती है वो कंपैरेटिवली जो होती है वो कम हो जाएगी। और ऐसे बच्चों को कहते हैं क्रिटिन्स। आप देखिए डायग्राम में, ये क्रिटिन्स बच्चा है जो कि कैसा है, बिल्कुल मंदबुद्धि का है, और उसकी बॉडी जो है बिल्कुल कैसी बेडोल सी है। और ये ऐसे बच्चे में दूर से ही दिखाई देते हैं कि दे आर मेंटली रिटार्डेड बिकॉज द डेफिशिएंसी ऑफ द थायराइड हार्मोन। और डिजीज़ को कहा जाता है हम अवटु वामनता या जड़ वामनता कहते हैं। देन नेक्स्ट जो है हमारा वो है मिक्सीडीमा रोग। तो ये किस में होता है, प्रौढ़ व्यक्तियों, मतलब जैसे एज होती है उसके बाद में जब कम हो जाती है थायराइड हार्मोन जो होता है, इसकी थायरॉक्सिन हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो बाल जो होते हैं झड़ने लग जाते हैं, स्किन येलो कलर की हो जाती है, स्मरण शक्ति जो होती है कम हो जाती है, मेमोरी जो होती है वीक होने लग जाती है, और जनन क्षमता में कमियाँ होती है। तो वो इस डिजीज़ को कहते हैं मिक्सीडीमा। ये भी थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होती है। गलगंड या गेंगा रोग जो होती है उसमें क्या होती है, गर्दन फूलकर मोटी हो जाती है, और ये आयोडीन की कमी से होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं कि ये जो है गर्दन जो है इस तरह से हमारी फूल जाती है, इसको गोइटर या गेंगा कहा जाता है। अब ये गोइटर जो होता है ये एक्चुअल में आयोडीन की कमी से भी होता है, क्योंकि हमारी जो थायरॉक्सिन हार्मोन जो है उसको फॉर्मेशन में हेल्प करता है आयोडीन। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है और इम्पॉर्टेंट भी है कि थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है इसके निर्माण में कौन सा आयन जो होता है काम में आता है, तो आयोडीन काम में आता है। तो आयोडीन जो होता है अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी हमारे डाइट में, हम लोग जो नमक खाते हैं उसमें आयोडीन होता है, तो हमारी बॉडी में अगर हमारी डाइट में इस आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो कौन सा रोग हो जाएगा, गेंगा या गलगंड। अब मैंने नोट लगा के एक पॉइंट लिखा है कि ये रोग जो होता है ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों में होता है। क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, वहाँ के जल में आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है, तो आयोडीन की कमी होती है, तो इसीलिए वहाँ पर ये मोस्टली रोग हमें दिखता है कि वहाँ पे जो गोइटर जो डिजीज़ है कॉमन वहाँ का जो है कैरेक्टर है। देन हॉशीमोटो रोग जो होता है वो क्या होता है, तो हॉशीमोटो रोग जो होता है एक स्व प्रतिरक्षा रोग है। स्व प्रतिरक्षा मतलब कि हमारी बॉडी जो होती है ना वो खुद इसको प्रोड्यूस करती है। एक्चुअल में होता कैसे है कि अगर मान लो कि बॉडी के अंदर जो है वो डेफिशिएंसी है थायराइड हार्मोन की, तो उसके कारण क्या हो जाएगा कि हम जो मेडिसिन ले रहे हैं उसके अगेंस्ट, हम जो दवाई ले रहे हैं, तो वो हमारी दवाई जो होती है उसको हमारी बॉडी एंटीजन की तरह पहचानती है, और वो एंटीजन के विरुद्ध हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी बनने लग जाते हैं, और वो उसका साइड इफ़ेक्ट होने लग जाता है। मतलब वो दवाई जो हम ले रहे हैं तो वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं होकर के हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने लग जाती है, और जिससे क्या होती है थायराइड ग्लैंड जो होती है उसको ये क्या करती है, डिस्ट्रॉय कर देती है, नष्ट कर देती है। इसे सुसाइड ऑफ थायराइड यानी थायराइड की आत्महत्या भी कहते हैं। तो इट इज़ अ ऑटोनॉमल डिजीज़। ये कैसी है, ऑटोनॉमल डिजीज़ है, ऑटो इम्यून डिजीज़ भी कहते हैं इसको हम, ठीक है, जिसके कारण जो होता है थायराइड ग्रंथि जो होती है वो नष्ट हो जाती है। अब ये तो हमने पढ़ लिए थायराइड के अल्प स्त्रावण से। अब थायराइड अगर अत्यधिक मात्रा में स्त्रावित हो तो इसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं, पहले उनको सुन लीजिए, आप अच्छे से सुन लीजिए कि थायराइड ग्रंथि जो इसका स्त्राव अगर अधिक हो तो मेटाबॉलिक रेट क्या हो जाएगी, हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाएगी, यानी कार्बोहाइड्रेट वगैरह जो है प्रोटीन है इनका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होने लग जाएगा, सरल से जटिल और जटिल से सरल में बदलने लग जाएंगे। हार्ट बीट जो होगी फास्ट हो जाएगी, हृदय की धड़कन बढ़ने लग जाएगी, स्वभाव जो होगा वो चिड़चिड़ा होने लग जाएगा, शरीर से पसीना ज़्यादा आएगा, और हाथ और पैरों में क्या होने लग जाएगी, कपकपाहट। तो ये अति स्त्राव से जो है थायराइड के ये कैरेक्टर जो है वो होते हैं। अब इससे रोग क्या क्या होते हैं, तो नेत्रोन सेंधी रोग। इस रोग में क्या होता है, नेत्र गोलक जो होता है इसके नीचे श्लेष्मा जमा हो जाता है, जिससे नेत्र गोलक जो होते हैं बाहर की ओर आ जाते हैं। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं जो है ये हमारी आइज़ जो है इसके नीचे जो है ये क्या म्यूकस जो है श्लेष्मा जमा हो गया, और जिससे आग नेत्र गोलक जो हो गए वो किस तरह से हैं, उभर करके बाहर आ गए हैं। तो इस रोग को कहते हैं नेत्रोन सेंधी रोग। नेक्स्ट जो है प्लूमर डिजीज़। तो इसमें क्या होती है, थायराइड जो ग्लैंड होती है उसमें जगह जगह पर क्या होती है, गांठें बन जाती है, टॉन्सिल्स जो होती है इस तरह से बन जाती है। नेक्स्ट है ग्रेविड डिजीज़। ये भी क्या होती है, ग्रंथि जो होती है फूल जाती है, स्वेलिंग आ जाती है ग्रंथि में। तो ये सारे जो अति स्त्राव थे, तो अति स्त्राव से नेत्रोन सेंधी, प्लूमर और ग्रेविड डिजीज़ जो हो जाती है, और कम स्त्राव से जड़ वामनता हो जाता है, मिक्सीडीमा एंड गलगंड एंड हॉशीमोटो जो है डिजीज़ वो हो जाती है। तो इस तरह से थायराइड ग्रंथि जो होती है इससे जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं ये हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो डालते हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पैराथायराइड ग्लैंड।
तो पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होती है, आप डायग्राम में देख सकते हैं, थायराइड जो है, ये थायराइड ग्लैंड हमने बनाई है, इसके ऊपर ही साथ में ये संलग्न है पैराथायरॉयड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो होती है उसके साथ ही जो होती है पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होती है ये पाई जाती है। तो थायराइड ग्लैंड जो होती है उसके पृष्ठ भाग में ये जो होती है वो धसी हुई रहती है, और ये 2 होती है, हर एक लोब में 2 होती है। इट मीन्स टोटल कितनी होती है? 4 होती है। तो थायराइड ग्रंथि के प्रत्येक पिंड के पृष्ठ भाग में धसी रहती है। इनकी संख्या 4, इट मीन्स 2 पेयर होती है, जैसा कि आपने डायग्राम में देखा। ये हार्मोन जो सिक्रीट करती है उसका नाम होता है पैराथार्मोन या पैराथायरोक्सिन हार्मोन। इसको कॉलिक का हार्मोन भी कहा जाता है। अभी इस ग्लैंड का क्या कार्य होता है? तो ये भी क्या करती है, ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फोरस जो होती है उनका क्या करती है, उनके रेगुलेशन का कार्य करती है। यानी ये जो होती है ये फॉस्फेट जो होती है उसको उत्सर्जन करती है बॉडी से, और किडनी और हमारी इंटेस्टाइन जो होती है उसमें कैल्शियम के रीएब्जॉर्प्शन जो होती है उसको इंक्रीज करती है। पेशी संकुचन में सहायक होती है, तंत्रिका आवेग और रक्त का थक्का जो होती है उसको निर्माण में सहायक होती है, और विटामिन डी जो होती है उसका निर्माण भी इसके द्वारा होता है। विटामिन डी जो होता है उसमें कैल्शियम होता है, तो नेचुरली इस ग्लैंड जो होती है कैल्शियम के लेवल को मेंटेन कर रही है ब्लड में, तो ये क्या करती है, विटामिन डी जो होती है उसके फॉर्मेशन में हेल्प करती है, जिससे हमारी बोन जो है वो क्या हो सके, स्ट्रॉन्ग हो सके। अब अगर हम देखें तो इससे कौन कौन सी डिजीज़ होती है, अगर इसका हाइपोसिक्रीशन कम स्त्राव हो तो क्या होगा, तो इसकी कमी से क्या होगा, कैल्शियम की मात्रा जो होगी उसमें क्या होगी, वो कमी आएगी, और फॉस्फेट की मात्रा जो होगी उसमें वृद्धि होगी। अगर हमारी बॉडी के अंदर पैराथार्मोन जो इसकी कमी हो जाए तो कैल्शियम की मात्रा कम हो जाएगी और फॉस्फोरस की मात्रा बढ़ जाएगी। इससे हमारी तंत्रिका और पेशियां जो होगी उनमें क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा वो बढ़ने लग जाएंगी, मांसपेशियों में जकड़न आएंगी, ऐंठन पड़ने लग जाएंगे, और इस डिजीज़ को हम कहते हैं हाइपोकैल्सिमिक टिटेनी। देन अगर हम इसका अतिस्राव देखें तो हाइपरकैल्शीमिया हो जाता है। हाइपरकैल्शीमिया में क्या होता है कि कैल्शियम जो होगा ज़्यादा होने से क्या होगा, अस्थियों में से ये कैल्शियम जो होगा रक्त में आ जाएगा, ब्लड प्लाज्मा जो होगा उसके अंदर ये कैल्शियम जो होगा आ जाएगा, और इससे क्या होगा, अस्थियाँ जो होगी वो भंगुर हो जाएंगी, खोखली होंगी। इसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। यानी अगर पैराथायरॉक्सिन हार्मोन की मात्रा शरीर में बढ़ जाए तो जो कैल्शियम की मात्रा जो होगी, वो कैल्शियम जो होगा वो हमारी हड्डियों से हमारी किसमें, रक्त में आ जाएगा, और रक्त में जैसे ही आएगा तो हड्डियों में क्या हो जाएगी, कैल्शियम की कमी हो जाएगी, और इसके कारण क्या हो जाएगा कि ये हमारी अस्थियां जो होंगी वो भंगुर हो जाएंगी और खोखली होने लग जाएंगी। अब अगर ये कैल्शियम है, अगर ये ब्लड से प्लाज्मा में चला जाए तो प्लाज्मा में जाने के बाद में क्या हो जाएगा, ये हमारे जो बॉडी के सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं जैसे कि किडनी वगैरह, तो उनमें ये कैल्शियम जो होंगे उनका कैल्सिफिकेशन, कैल्शियम के आयन्स होंगे एक्यूमुलेट होने लग जाएंगे, और कैल्शियम के आयन जब एक्यूमुलेट हो जाएंगे तो हमें क्या हो जाएगी, पथरी हो जाएगी, स्टोन हो जाएगी। बिकॉज स्टोन जो होती है वो किससे बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी हुई होती है। तो ये कैल्शियम ज़्यादा होगा तो हमारे बॉडी के सॉफ्ट टिश्यूज़ जो हैं, कोमल जो उत्तक है, उनमें ये कैल्सिफिकेशन होने लग जाएगा, यानी कैल्शियम जो होगा उसके फाइबर्स के फॉर्म में जमा होने लगेंगे, क्रिस्टल बनाएंगे और पथरी हो जाएगी। तो वृक्कों की पथरी जो होती है वो हो जाती है, और इस रोग को हम कहते हैं संपूटी तंतु में अस्थि विकृति, ऑस्टियोफाइब्रोसिस सिस्टिका रोग जो है वो भी कहते हैं। और इसका एक ही इलाज है, ये जो ग्रंथि है अगर वो आकार में बढ़ गई है तो उसको काट करके, शल्य क्रिया यानी ऑपरेशन द्वारा काट करके और हटा देते हैं, जिससे बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल जो होगा वो एक रेगुलेट हो जाएगा, मतलब नियमित हो जाएगा। तो इस तरह से थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड जो होती है इसके बहुत सारे जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर कार्य होते हैं।